नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी सैनी आज आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आज आपके सामने मौजूद हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी जो होने वाला है, ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, प्रॉपर नोट्स नहीं होते, उनके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है। क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर नोट्स, एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ में भी आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपके सामने मिलेंगी। दोस्तों, जैसे ही मैंने इस आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के बारे में सुना, मैं खुद इसके साथ में जुड़ना चाहता था और चाहता था कि नर्सिंग स्टूडेंट्स की कुछ मदद कर सकूं, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं, जो उनको प्रॉब्लम आती है स्पेशली नोट्स से रिगार्डिंग, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके साथ, आपके लिए। क्योंकि ना कि जो रनिंग में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सुपरफिशियल से लेकर डीप जो है चीजें हम आपस में डिस्कशन करने वाले हैं आपके सामने। तो दोस्तों, इससे आगे हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल के बारे में, जो है रिप्रोडक्शन के जो फंडामेंटल के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हम बात करेंगे आज गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आज यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। तो गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है सर? दोस्तों, गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और गैमेट्स कितने तरह के होते हैं हमें पता है, दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। दो तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। मेल गैमेट्स क्या होता है दोस्तों? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवम। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस की, कि गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और गैमेट्स कितने तरह के होते हैं? मेल गैमेट्स होता है एक, और एक होता है फीमेल गैमेट्स। दोस्तों, मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवम। बहुत इजी है दोस्तों। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊजेनेसिस। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के बनने की प्रोसेस को ऊजेनेसिस। दोस्तों, जितना हमने आसानी से पढ़ लिया कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के बनने की प्रोसेस को ऊजेनेसिस बोलते हैं, तो जितना आसान ये चीज हमें लगती है उतनी आसान है नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं जिनको हमें आज बहुत इजी वे में सीखना है, बहुत आसान वे में सीखना है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम कुछ फैक्ट की बात करें जो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। हमारे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल क्या होती है? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका डायमीटर होता है 130 माइक्रोन। लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओवम। और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्पर्म। स्पर्म ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल की बात करें तो ये ह्यूमन की बात करें, ना कि मेल और फीमेल की बात करें। अगर फीमेल की बॉडी में सबसे छोटी सेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी में सबसे छोटी सेल क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। फीमेल की बॉडी में लार्जेस्ट सेल ओवम होगी, और फीमेल की बॉडी में अब स्पर्म थोड़ी पाया जाएगा भाई, फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं होता, तो वहां पे भी कोई तो छोटी सेल होगी। तो फीमेल की बॉडी में सबसे छोटी सेल क्या होगी? फिर प्लेटलेट्स होगी। और स्पर्म जो कि सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमंस में सबसे छोटी सेल स्पर्म होती है, लेकिन स्पर्म जो है फीमेल में नहीं पाई जाती। तो यहां पे मेल में पाई जाती है। मेल में ये स्पर्म सबसे छोटी सेल है। सबसे बड़ी सेल क्या होती है?
सबसे बड़ी सेल होती है नर्व सेल। नर्व सेल, जी हाँ दोस्तों, नर्व सेल वंश में मेल में सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरॉन और सबसे छोटी सेल स्पर्म। तो आज इस सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं oogenesis। क्या होता है oogenesis? ओवम के बनने की कंप्लीट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis, जिसमें ओवम बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है। बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जहां पे वो अपने आप को मॉडिफाई करता है या जिसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। उन सारी चेंजेस को से जब एक प्रॉपर एक मैच्योर एग सेल जब बन जाता है, एक ओवम बन जाता है, उस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। तो आज हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में, ठीक है। तो oogenesis कहां होता है? सीधी सी बात है भाई, जहां ओवम पाए जाएंगे वहां oogenesis होगा। और ओवम कहां पाए जाते हैं या फॉलिकल्स कहां पाए जाते हैं? तो फॉलिकल्स जो होते हैं, जो फॉलिकल्स आगे चल के ओवम बनाते हैं, वो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में। और ओवरी में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो अगर हम बात करें क्या होता है, ये बहुत, मैं दोस्तों फिर बता रहा हूं आपको, oogenesis बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जैसा कि मेल में प्यूबर्टी के बाद में स्पर्म बनते हैं। याद रखना दोस्तों, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी के बाद में, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis की प्रोसेस बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है। और इतना पहले स्टार्ट हो जाती है कि जब फीमेल जो है, जब जो बेबी है वो अपनी फीटल लाइफ में होती है, अपनी मां के पेट में होती है, तभी से ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो देखो क्या होता है, जब एक बेबी, फीमेल बेबी जो है, फीमेल फिटस जो अपनी मां के पेट में होती है, और जब फर्टिलाइजेशन के बाद में उसमें योग सेक बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जब उसमें योग सेक बन जाता है, योग सेक क्या होता है? केविटी होती है जो कि एंडोडर्मल सेल से घिरी हुई होती है। एक केविटी लाइन बाय ऑन ऑल साइड बाय एंडोडर्मल सेल्स। योग से क्या होता है? एक ऐसी केविटी होती है जो चारों तरफ से एंडोडर्मल सेल से घिरी हुई होती है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, oogenesis एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कब स्टार्ट हो गई थी? बहुत पहले, जन्म से बहुत पहले, जब बेबी, फीमेल बेबी जो है, फीमेल फिटस अपनी मां के पेट में पल रही थी, उसी टाइम से ये स्टार्ट हो जाती है। और योग सेक के बाद में क्या होता है? लगभग 3 वीक के बाद में उस योग में क्या बनने लग जाती हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनने लग जाती हैं। उसमें क्या बन जाती हैं? जर्म लेयर्स बन जाती हैं। जर्म लेयर्स के बारे में आपने सुना होगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ऐसे जर्म लेयर्स बनने लगती हैं। तो योग सेक बना, योग सेक के कुछ सप्ताह बाद में, जैसे कि 3 वीक के बाद में, लगभग प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स उसमें बनने लग जाती हैं। और उन जर्म सेल से धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। वैसे ही यहां पे क्या होता है, लगभग प्रीमोर्डियल जर्म सेल के लगभग 4 वीक के बाद में क्या होता है? गोनाडल रिज का डेवलपमेंट होता है। गोनाडल रिज मींस जो कि एक प्राइमरी स्टेज है जेनिटल ऑर्गन्स की फीमेल्स में, और उसमें से भी ओवरी की, गोनाडल रिज से ही ओवरी बनती है, या गोनाडल रिज ही ओवरी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो कि लगभग 4 वीक के बाद में बन जाता है। लगभग 6 वीक के आसपास आप बोल सकते हो, ये आपको विजिबल होने लग जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज भी ये है कि फीमेल अगर प्रेगनेंसी के बाद में हम देखें, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हम सोनोग्राफी से कब विजिबल कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं लगभग 6 से 8 वीक पे, 6 से 8 वीक पे हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को देख सकते हैं, फीमेल जो बेबी जो पल रहा है उसके। और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को हम कब विजिबल कर सकते हैं? उनको हम देख सकते हैं 12 वीक पे सोनोग्राफी के द्वारा। सोनोग्राफी से कब विजिबल कर सकते हैं? 12 वीक पे। ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या हुआ, 4 वीक के बाद में लगभग 6 वीक के आसपास ओवरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। किसमें? जो अभी बेबी, फीमेल फिटस जो अभी अपनी मां के पेट में पल रही है, उसमें ओवरीज का फॉर्मेशन हो चुका है। कब? 1.5 महीने के आसपास, लगभग 6 वीक के आसपास। और उसमें दोनों ओवरीज जो बन चुकी है, गोनाडल रिज से दोनों ओवरीज जो बन चुकी हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? गोनाडल रिज में या उन ओवरीज में अब विभाजन, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। और किस तरह का सेल डिवीजन स्टार्ट होता है? माइटोसिस। जी हां दोस्तों, याद रखना, माइटोसिस स्टार्ट होता है ओवरीज में। और माइटोसिस के बाद में, जब ओवरीज में माइटोसिस स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या बनने लग जाती हैं? फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? फॉलिकल्स। किसमें? ओवरीज में माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद में क्या बनने लग जाते हैं?
फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं। और फॉलिकल्स संख्या में 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, बहुत सारी संख्या में मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे फॉलिकल्स बना लेते हैं। और उन फॉलिकल्स को हम बोलते हैं उगोनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? उगोनिया। क्या है उगोनिया? ओवरी में बने हुए कुछ फॉलिकल्स हैं। कैसे बने ये फॉलिकल्स? माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद में बने हैं। किसके बाद में बने हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में बहुत जल्दी जल्दी फॉलिकल्स बन गए दोनों ओवरीज में, जो कि लगभग 20 वीक की प्रेगनेंसी तक पहुंचते पहुंचते, जब फीमेल बेबी, फीमेल फिटस अपनी मां के पेट में पल रही है और उसकी जो गेस्टेशनल एज जो है लगभग 20 वीक हो चुकी है, तब इन उगोनियों की संख्या जो हो जाती है वो होती है 5 to 7 मिलियंस। मतलब अगर हम कहें 50 से 60 लाख, 70 लाख के समथिंग, लगभग 70 लाख एप्रोक्स जो है फॉलिकल्स बन जाते हैं। याद रखना दोस्तों, बेबी फीमेल फिटस जो है 20 वीक की प्रेगनेंसी में, गेस्टेशनल एज में, दोनों ओवरीज में उसमें कितने फॉलिकल्स बन चुके हैं? 5 to 7 मिलियन, या अप्रोक्सीमेटली हम कहें 70 लाख फॉलिकल्स उसके दोनों ओवरीज में बन चुके हैं। अब धीरे धीरे वो जो उगोनिया बने हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, और उनमें जो है चेंजेस होने लग जाते हैं। और ये जो माइटोसिस जो चल रहा था, अब ये इससे ज्यादा नहीं चल सकता, इससे ज्यादा फॉलिकल्स की संख्या को वो नहीं बढ़ा पाता, और ये जो बचे हुए जो फॉलिकल्स हैं वो अपने आप में डिफरेंशिएशन होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, जिसकी वजह से 20 वीक के बाद में इन फॉलिकल्स की संख्या कम होने लगती है, घटने लगती है, और धीरे धीरे ये उगोनिया अपने आप को प्राइमरी oocyte में बदल लेते हैं। धीरे धीरे जो उगोनिया है अपने आप को किस में बदल लेते हैं? प्राइमरी oocyte में बदल लेते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, सबके सब इतने कैपेबल नहीं होते, ये उगोनिया सबके सब इतने ताकतवर नहीं होते कि वो अपने आप को प्राइमरी oocyte में बदल पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये उगोनिया धीरे धीरे क्या होने लगता है? इनमें डिफरेंशिएशन होने लगता है, और ये अपने आप में जो है आगे की स्टेज में जाने लगते हैं। आगे के स्टेज में तो एट बर्थ अगर हम बात करें, एट बर्थ ये उगोनिया सिर्फ 2 मिलियंस रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? एट बर्थ जो है फॉलिकल्स की संख्या दोनों ओवरीज में कितनी रह जाती है? 2 मिलियन, मींस अगर मैं कहूं 20 लाख के समथिंग रह जाती है। क्या हुआ? धीरे धीरे योग से एक बना फर्टिलाइजेशन के बाद में प्राइमोर्डियम जर्म सेल्स बनी, जर्म सेल से ओवरीज का फॉर्मेशन हुआ, ओवरीज में समसूत्री विभाजन या माइटोसिस स्टार्ट हुआ। इस माइटोसिस की वजह से ओवरीज में क्या बने? फॉलिकल्स बने। उन फॉलिकल्स को क्या नाम दिया हमने? उगोनिया नाम दिया। ये उगोनिया मैक्सिमम कब, ये मैक्सिमम होता है इनका लेवल, मैक्सिमम कब होते हैं? ये मैक्सिमम 20 लाख जो है, सॉरी, मैक्सिमम ये होते हैं 5 to 7 मिलियन। कब होते हैं? 20 वीक पे 5 to 7 मिलियन या 70 लाख फॉलिकल्स होते हैं, जो कि मैक्सिमम होते हैं। इसके बाद में इनकी संख्या घटती जाती है, और एट बर्थ जो है उगोनिया धीरे धीरे अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगते हैं, और एट बर्थ इनकी संख्या रह जाती है 2 मिलियन, मींस 20 लाख। अब फीमेल बेबी जिसका जन्म हो चुका है, उसकी ओवरीज में एट बर्थ फॉलिकल्स कितने हैं? फॉलिकल्स लगभग 20 लाख फॉलिकल्स है साहब। लेकिन क्या होता है, ये 20 लाख अभी भी अपने आप को और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डीजेनरेट होते जा रहे हैं, अपनी संख्या में ये परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि माइटोसिस बंद हो गया है, मियोसिस स्टार्ट हो चुका है। मियोसिस में क्या, अब आगे क्या होगा? एट बर्थ जो है फॉलिकल्स की संख्या 2 मिलियन बची। इसके बाद में क्या होता है? लगभग एट बर्थ से लगभग 12 साल के आसपास तक, 12 से 13 साल तक इनमें डिफरेंशिएशन चलता रहता है, और बचे हुए उगोनिया अपने आप को प्राइमरी oocyte में ढाल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन सबके सब उगोनिया जितने भी जन्म के समय बचे हुए थे, वो सबके सब अपने आप को प्राइमरी oocyte में नहीं बदल पाते। देखो दोस्तों, यहां 70 लाख थे, यहां 20 लाख बचे हैं, और मैं कहूं जन्म के बाद में लगभग 12 साल तक इन उगोनिया में परिवर्तन होता रहता है। और 12 साल की जब बेबी गर्ल जो बड़ी हो जाती है, 12 साल की जो है किशोरी अवस्था में आ जाती है, उसके आसपास प्यूबर्टी तक, एट बर्थ से लेके एट बर्थ 2 मिलियन थे, प्राइमरी oocyte बनाते हैं। और ये प्राइमरी oocyte कब बनते हैं? बिफोर प्यूबर्टी
जो है प्राइमरी oocyte किस में बदल जाते हैं, प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। और इस टाइम पे इनकी संख्या जो होती है वो लगभग कितनी बचती है, 4 लाख, 4 लाख के आसपास ही जो है अब फॉलिकल्स बचे होते हैं। जब फीमेल बेबी 12 साल की हो जाती है तो 12 साल तक उसकी दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स की संख्या सिर्फ 4 लाख ही बच पाती है। बाकी कहां गए, बाकी डीजेनरेट हो गए। अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, अपने आप को जो है अलग करने के चक्कर में सब डीजेनरेट होते गए और दोनों ओवरीज में सिर्फ फॉलिकल्स की संख्या बचती है 4 लाख। अब आप कहोगे कि सर 4 लाख जो फॉलिकल्स बचे हैं, क्या वो 4 लाख के 4 लाख ओवुलेशन करेंगे या ओवुलेट होंगे या ओवम बनेंगे? जी नहीं, अभी भी उनमें बहुत सारा डिफरेंशिएशन होना बाकी है। अभी भी वो सबके सब जो है ओवुलेशन नहीं करेंगे। अब क्या हुआ देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे 4 लाख फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में बचे। अब इसके बाद में हर महीने जो है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरेगी, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ओवुलेशन होगा, एक ओवुलेशन होगा, लेकिन चेंजेस बहुत सारों में होता है। अगर ये बात हम यूं कहें कि एक गांव में एक सरपंच का चुनाव होना है और सरपंच के चुनाव के लिए उम्मीदवार आए 10 से 12, तो आप कहोगे क्या सर 10 से 12 के 12 सरपंच बन जाएंगे? जी नहीं, 10 से 12 में से कोई एक जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, वही सरपंच बनने के लायक होगा। ऐसे ही क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे जो बचे हुए फॉलिकल्स हैं उनमें भी चेंजेज होता है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक फॉलिकल को पिक किया जाता है। बाकी उसके साथ आते तो और भी हैं, 10 से 12 की संख्या में फॉलिकल्स मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन पिक कितना किया जाता है, मतलब हाँ हम कहें कि ओवम कितना बनाएगा, सिर्फ एक बनाएगा, बाकी के कहां जाते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो देखो क्या है, मैंने पहले कहा था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहां से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। प्यूबर्टी के बाद में क्या होता है, बिफोर प्यूबर्टी 4 लाख जो फॉलिकल्स बचे हुए थे, वो 4 लाख फॉलिकल्स को हम कह सकते हैं प्राइमरी oocyte है। वो क्या है, प्राइमरी oocyte है। प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते फॉलिकल्स किस अवस्था में आ चुके हैं, प्राइमरी oocyte की अवस्था में आ चुके हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये प्राइमरी oocyte ही पार्टिसिपेट करेगा। इससे पहले वाली जो प्रीमेच्योर जो अवस्था थी वो नहीं करेगी। ये जो अवस्था है प्राइमरी oocyte जो अवस्था है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करती है और हर महीने, हर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक प्राइमरी oocyte को पिक किया जाता है। तो अगर हम बात करें एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात करें, तो एक फीमेल को एक मंथ में या 28 दिन में एक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। ठीक है दोस्तों, एक साल में लगभग उसको 13 बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। एक साल में कितनी बार, 13 टाइम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। और एक फीमेल जो है लगभग 30 साल तक जो है ओवुलेट करती है और वो अपने 30 साल के टाइम ड्यूरेशन में लगभग 400 बार वो क्या करती है, जो है ओवुलेट करती है। एक फीमेल जीवन में लगभग कितनी बार ओवुलेट करती है, 400 बार ओवुलेट करती है। तो सर आप बात करो, 400 बार ओवुलेट करेगी वो और उसके पास फॉलिकल्स कितने हैं, 4 लाख है। तो आप बोलोगे कि सर 400 बार ही क्यों किया उसने, 4 लाख बार क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ये जितने फॉलिकल्स हैं उन सब में से हर बार एक जो डोमिनेंट ओवम है वो ही पिक किया जाता है और उसी से आगे की प्रोसेस चल पाती है। बाकी जो उसके साथ आते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सी अवस्था पिक की गई या कौन सी अवस्था पार्टिसिपेट करती है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या करता है, प्राइमरी oocyte बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सी अवस्था थी जो पार्टिसिपेट करती है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या करती है, हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से, हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से आगे मॉडिफिकेशन करती है। और इसमें हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हुआ, इन हार्मोन के प्रभाव की वजह से प्राइमरी oocyte आगे चलता है और इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। और किस तरह का सेल डिवीजन स्टार्ट होता है प्राइमरी oocyte में, मियोसिस फर्स्ट। हाँ जी हाँ दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट इसमें स्टार्ट होता है। कौन सी अवस्था में, ये याद रखना,
कौन सी अवस्था में मियोसिस हुआ था? मियोसिस हुआ था प्राइमरी oocyte में। और मियोसिस जो है आपको पता है सेल डिवीजन कितनी अवस्था में होता है? प्रोफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो दोस्तों मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, कौन सा हुआ? मियोसिस फर्स्ट। कौन सी अवस्था में हुआ? प्राइमरी oocyte में हुआ भाई। और प्राइमरी oocyte से क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। अब क्या होता है? मियोसिस जो हुआ था वो मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट हुआ, प्रोफेज अवस्था में हो गया, मेटाफेज में नहीं हुआ, एनाफेज नहीं हुआ, टीलोफेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये यहां पे एक अरेस्टिंग फेज में होता है, अरेस्ट हो जाता है यहां पे, ये अरेस्टिंग फेज आ जाती है यहां पे। समझना दोस्तों इस चीज को। प्यूबर्टी के टाइम पे जब किशोरी अवस्था में आ जाती है लड़की, उस टाइम पे प्राइमरी oocyte उसकी दोनों ओवरीज में होते हैं और ये प्राइमरी oocyte ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्राइमरी oocytes की संख्या कितनी होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? लगभग 4 लाख। मैंने अभी बताई लगभग 4 लाख फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में होते हैं। और दोनों ओवरीज में से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक प्राइमरी oocyte को पिक किया जाता है जो उसके साथ और मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही ओवुलेशन करवा पाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे फिर प्राइमरी oocyte जो है आगे मॉडिफिकेशन करते हैं, आगे उनमें सेल डिवीजन होता है। किस तरह का सेल डिवीजन होता है? मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। तो क्या ये सेल डिवीजन जो स्टार्ट हुआ था वो पूरा हो जाता है? तुरंत नहीं हो पाता। सेल डिवीजन स्टार्ट तो हो गया प्राइमरी oocyte में, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये उसको 4 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसकी एक ट्रिक है याद रखने की, ये जो ट्रिक जो सेल डिवीजन है PMAT, PMAT मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो क्या होता है? प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस फर्स्ट जो सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ प्रोफेज अवस्था को ही पूरा कर पाता है, यहीं आके अरेस्ट हो जाता है, यहीं आके उसकी घड़ी का सेल खत्म हो जाता है, आगे की प्रोसेस वो नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। और प्रोफेज फर्स्ट में, तो यहां पे याद रखना मियोसिस फर्स्ट कहां अरेस्ट हुआ था? कोई भी आपसे पूछ सकता है, वाइवा में पूछ सकता है स्टूडेंट्स आपसे कि मियोसिस फर्स्ट कहां अरेस्ट होता है, तो आप क्या कहोगे कि मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में अरेस्ट हो जाता है। तो आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोफेज जो अवस्था फर्स्ट में अटक गई है, मियोसिस फर्स्ट, वो कंप्लीट कब होती है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे कि मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होता है? ओवुलेशन से 36 to 48 आवर्स पहले, ओवुलेशन के 36 से 48 घंटे पहले कौन सी अवस्था पूरी होती है? मियोसिस फर्स्ट अवस्था पूरी होती है। कौन सी अवस्था होती है? मियोसिस फर्स्ट, जो कहां अरेस्ट हुई थी? प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हुई थी। याद रखना दोस्तों। तो ये कब हुआ? ओवुलेशन के 36 से 48 घंटे पहले कौन सा सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। बना क्या है? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना है और एक पोलर बॉडी बनी है। याद रखना दोस्तों, प्राइमरी oocyte से बना है सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। और याद रखना मैंने कहा ओवुलेशन से पहले। तो अब आपसे कोई यह भी पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था जो है ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होती है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवम रिलीज हुआ? नहीं, ओवम रिलीज नहीं हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सी अवस्था रिलीज होती है? oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ओवम रिलीज नहीं हुआ है। हम कहते हैं ओवुलेशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ओवम रिलीज होता है। नहीं, ओवम रिलीज नहीं हुआ है। ओवम एक मैच्योर अवस्था है, उससे पहले की अवस्था रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ओवुलेशन के टाइम पे कौन सी अवस्था? और सेकेंडरी oocyte कब बना? प्राइमरी oocyte से। और प्राइमरी oocyte में कैसे बना? प्राइमरी oocyte में सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, ठीक है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, जो कि इस प्रोफेज अवस्था में आके अटक गया। लेकिन ओवुलेशन के 36 से 48 घंटे पहले हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से, हार्मोनल जो इंपैक्ट की वजह से, प्रभाव की वजह से ये मियोसिस जो है फर्स्ट कंप्लीट होता है 36 से 48 घंटे पहले ओवुलेशन से।
ठीक है, और बनता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। लेकिन अब दोस्तों एक बार और क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में एक बार और सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस जो सेकेंड है वो भी एक अरेस्टिंग फेज में अटकता है। और अब मियोसिस जो सेकेंड हुआ है, मियोसिस जो सेकेंड है वो प्रोफेज अवस्था पूरी कर लेता है और अब की बार वो आके अटक जाता है मेटाफेज सेकेंड में। कहां आके अटक जाता है, मेटाफेज सेकेंड में अटक जाता है। तो अब दोस्तों अभी तो हमने कहा कि हार्मोनल रेगुलेशन से जो है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। तो ऐसी कौन सी एक प्रभाव है जो अब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करवा पाएगा? एक ऐसी चीज है उसके बिना मियोसिस कंप्लीट नहीं हो सकता या उसके बिना ओवम पूरा नहीं बन सकता। तो वो चीज है, आपने अगर स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, एक तो होता है हेड पीस, एक होता है नेक पीस, और एक होती है बॉडी, और एक होता है टेल। तो दोस्तों याद रखना, स्पर्म में पाया जाने वाला, स्पर्म की स्ट्रक्चर में पाया जाने वाला नेक पोर्शन में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर यहां पे पाया जाता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स याद रखना दोस्तों, सेंट्रियोल्स क्यों जरूरी है? किसी भी सेल डिवीजन का पूरा होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स बहुत जरूरी है, जो कि ओवम में नहीं पाया जाता। जब फर्टिलाइजेशन होगा, इस सेकेंडरी oocyte से आके स्पर्म मिलेगा, इस सेकेंडरी oocyte से आके स्पर्म मिलेगा, और मिलने के बाद में क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तभी जाके क्या हो पाएगा, ये मेटाफेज जो है इससे आगे की प्रोसेस सारी कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज ये यहीं रह जाएगा। जैसे हर महीने अगर हम बात करें, हर महीने ओवुलेशन होता है, बट वो मैच्योर एग नहीं बन पाता, आगे सेल डिवीजन नहीं कर पाता, कंप्लीट एक मैच्योर एग सेल नहीं बना पाता। ये कब बनता है? जब स्पर्म आ जाता है। जब स्पर्म आके सेकेंडरी oocyte से मिल जाता है तभी ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और तभी एक मैच्योर एग सेल बन पाती है, ओवम बन पाता है। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म सेकेंडरी oocyte से मिलता है और क्या बनता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है, और उसके कंप्लीट होने के बाद में ही क्या बनता है, ओवम बनता है। और अभी इसके साथ में, ओवम के साथ में एक और क्या बना, एक पोलर बॉडी और बनी। तो ये सेकंड पोलर बॉडी बनी, यहां ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये सेकंड पोलर बॉडी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, एक मैच्योर ओवम की बात करें तो एक मैच्योर ओवम जो होता है उसमें मेल न्यूक्लियस होता है, फीमेल न्यूक्लियस होता है, जिसको प्रोन्यूक्लियस हम बोल सकते हैं, और दो पोलर बॉडीज होती हैं। कितनी पोलर बॉडीज होती हैं? दो पोलर बॉडीज होती हैं। मैं इसको एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं आपका। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बेबी का फॉर्मेशन जब होना स्टार्ट हो जाता है तब योग सेक बनती है, केविटी बनती है जो कि एंडोडर्मल सेल से घिरी हुई होती है। उसमें धीरे धीरे सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बन जाती है। जर्म सेल, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, 3 तरह की जर्म सेल्स बन जाती हैं। तो ये जर्म सेल बन जाती हैं। जर्म सेल धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। वैसे ही ओवरीज का निर्माण हो जाता है और ओवरीज बनती है गोनाडोरिज से। गोनाडोरिज में या ओवरीज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है। समसूत्री विभाजन को बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है ओवरी में और इसमें फोलिकल्स बन जाते हैं। और ये फोलिकल्स 20 वीक तक पहुंचते पहुंचते लगभग मैक्सिमम होते हैं 70 लाख तक ये फोलिकल्स हो सकते हैं, और इन फोलिकल्स को बोलते हैं उगोनिया। अब ये मैक्सिमम थे, इसके बाद में वो अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगते हैं और उस डिफरेंशिएशन की वजह से इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, जो कि जन्म के समय लगभग 2 मिलियन या 20 लाख तक, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2 मिलियन में कितने हुए, 20 लाख फोलिकल्स जन्म के समय, जब फीमेल बेबी जन्म लेती है उसके दोनों ओवरीज में फोलिकल्स की संख्या सिर्फ 20 लाख बचती है। 20 लाख जो है अभी भी प्राइमरी oocyte नहीं बने हैं, वो 12 साल तक वेट करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को मैच्योर करते रहते हैं, अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। और 12 साल के बाद तक, 12 साल तक जब प्यूबर्टी की अवस्था आ जाती है उस टाइम पे वो अपने आप को प्राइमरी oocyte बना लेते हैं। प्राइमरी oocyte में क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। किस तरह का सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, मियोसिस। तो मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, नहीं होता है, मियोसिस अटक जाता है कहां पे, प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में अटक जाता है, जो कब पूरा होता है, ओवुलेशन के 36 से 48 घंटे पहले। मियोसिस फर्स्ट जो है कब कंप्लीट होता है, ओवुलेशन के
36 से 48 घंटे पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। बनता क्या है उससे बनता है एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है और एक पोलर बॉडी बन जाती है। अब हम कहें कि साहब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो गई है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई है तो रिलीज हुई वो कौन सी अवस्था थी? वो ओवम थी? नहीं, वो ओवम नहीं थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो अवस्था रिलीज होती है वो होती है सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte में भी एक बार फिर से सेल डिवीजन होना होता है और अब की बार सेल डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस होगा, लेकिन मियोसिस सेकंड होगा। दूसरी बार हो रहा है तो मियोसिस सेकंड होगा और मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है, प्रोफेज कंप्लीट कर लेता है, लेकिन मेटाफेज में आके अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्योंकि आगे सेल डिवीजन करने के लिए किसकी जरूरत है? सेंट्रियोल्स की। तो क्या सेंट्रियोल्स ओवम में होते हैं? नहीं होते हैं। तो कहां से जरूरत पूरी होती है? ये मेल से जरूरत पूरी होती है। मेल से स्पर्म आते हैं, साथ में क्या लेके आते हैं? सेंट्रियोल्स लेके आते हैं। ये सेंट्रियोल्स ओवम में जाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। कब कंप्लीट होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। बनाता क्या है? ओवम बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। ठीक है दोस्तों, और ये ओवम आगे चल के एक मैच्योर एग सेल बनाता है। ये मैच्योर एग सेल बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके लिए और हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की स्पेशल आपको ट्यूशन चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के स्पेशल नोट्स आपको चाहिए, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।